हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर चौथा में आज अपलोड किया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से संबंधित जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुविकल्प रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको कुछ और जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड का जो भी आपका बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप टच करें वो सही से सही हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी संधारित्र कैपेसिटर की धारिता कितनी क्या होती है, मतलब इकाई इसकी क्या होती है, यूनिट क्या होती है। मात्रक की बात किया है बच्चों, तो मात्रक की अगर बात किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Q बराबर क्या होता है, CV। ठीक है, आवेश होता है Q और C क्या होती है, धारिता, और V क्या होता है बच्चों, विभव होता है। तो यहाँ से धारिता C बराबर क्या होगा, Q बाई V हो जाएगा। देखिए जब भी मात्रक बनता है तो सूत्र से ही बनता है, तो हमारे पास सूत्र निकल के आया C बराबर Q बाई V। अभी बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक एसआई मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो वोल्ट, ये आपका विभव है, तो विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट। यानी यहाँ से क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट। अब कूलम प्रति वोल्ट को एक नाम दिया गया, वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया, जिसे बोला गया फैराड। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ देता है कि एक फैराड जो है किसके तुल्य होता है, तो एक फैराड बराबर क्या होगा, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र की जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र अगर हो और यहाँ पे बताया गया था बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर कौन सा चार्ज अपने से जनरेट हो जाता है, नेगेटिव वाला, और इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, होगा क्या, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस क्यू आवेश है। अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटा दी जाती है और या बढ़ा दी जाती है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, धारिता की बात अगर करते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होता है बच्चों, D होता है। ठीक है, अब सवाल में यहाँ पे देने का मतलब क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी, समांतर प्लेट संधारित्र की बात किया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए तीन चीजों पर निर्भर कर रही है ना, तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। पहला जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है, दूसरा इनके बीच का जो माध्यम है, और तीसरा जो है बच्चों आपका इन प्लेटों के बीच की क्या है बच्चों, दूरी है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या है बच्चों, अगर घटाया जाता है तो बच्चों धारिता C का मान क्या होता है, बढ़ता है। और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाता है तो धारिता C का मान घटता है। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि दूरी बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ पे दूरी को बच्चों जो प्लेटें पास पास हैं उनको थोड़ा सा दूर कर देने पर जो इसका धारिता है वो क्या होगा बच्चों, घट जाएगा, तो यानी घटेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है बच्चों, यदि गोलाकार आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र, किसी गोलाकार आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, यानी दिशा पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखिए आवेशित कहा गया है, दो चीज यहाँ पे देना चाहिए था कि धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। तो चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट किया और थोड़ा सा स्पष्ट किया कि अगर धनावेशित चालक की बात करते हैं तो गोले की खास बात क्या होती है कि गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब सवाल ये कि क्यों नहीं विद्युत क्षेत्र होता है, होगा क्या, जितना भी आवेश देते हैं अगर किसी चालक को तो वो सारा का सारा आवेश उठ के कहाँ चला जाता है, इसके सतह पर पहुंच जाता है, अंदर कोई आवेश रहेगा ही नहीं। जब अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा तो तीव्रता का मान अंदर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे बात कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा चालक की सबसे खास बात क्या होती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं अगर धन आवेश होगा तो वो बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश होगा तो अंदर प्रवेश करेंगी। ध्यान रहे यहाँ पे किस प्रकार से बाहर निकलेंगी, तो हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाता हुआ। ठीक है, ये हमेशा सतह के साथ लंबवत निकलती हैं, यानी ये देखिए अगर ये सतह है तो इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाती हुई, 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बना है बच्चों, 90 डिग्री कोण बना हुआ है। तो अगर धनावेशित होता है तो समकोण बाहर की ओर, और अगर ऋणावेशित होता है
तो समकोण यानी 90 डिग्री पर क्या होगा बच्चों, प्रवेश करेंगे यानी अंदर की ओर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए था, यानी समकोण सतह पर बाहर की ओर। अगर इसी में कहा था कि ऋण आवेशित अगर चालक है तो समकोण क्या होता बच्चों, अंदर की ओर हो जाता, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन जनरली अगर सिर्फ इतना कहा जाए तो आप गोले को क्या मान के चलिएगा, धनावेशित मान के चलिएगा, इसलिए समकोण बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो है आप वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइज करके आप पूरा उस सोल्यूशन को देखिए कि मैं किस प्रकार से उसको समझाया, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है किसी धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई आवेश रहता ही नहीं है। अच्छा, इसमें और ये कहा जाए कि विभव का मान कितना होता है, तो तीव्रता का मान 0 होने का मतलब ये नहीं है कि विभव का मान भी 0 हो जाएगा, और विभव का मान 0 होने का मतलब ये नहीं कि तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। बच्चों एक रिलेशन बताया गया था तीव्रता और विभव का, E बराबर माइनस डीवी बाई कितना, डी आर। अगर आप इसका dv बाई डी आर यानी तीव्रता का ही मान 0 करते हैं, इसका मतलब विभव का मान क्या है बच्चों, नियत है। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती होगी। अवकलन में नियत जो होता है अगर उसका आप अवकलन करते हैं इस दूरी के सापेक्ष, इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो है वो नियत है, यानी एक तरह से क्या है बच्चों, नियतांक है। तो विभव पूछा जाए तो विभव 0 नहीं होगा, बल्कि विभव क्या होता है, नियत होता है। लेकिन तीव्रता क्या होता है, 0 होता है। अंदर का आवेश कितना होता है, 0 होता है। पूरा का पूरा आवेश कहां चला जाता है, उसके सतह पर चला जाता है। ठीक है, चलिए अगर इसमें यह कहा गया कि अगर कोई कुचालक गोला है, देखिए बच्चों अगर यहाँ पे कुचालक कोई गोला लिया जाएगा, ठीक है, कुचालक समझ सकते हैं आप, अचालक, कुचालक और चालक। तो अगर किसी कुचालक गोले को जो आवेश देते हैं ना, तो ये आवेश क्या होता है बच्चों, अपनी ईमानदारी पूर्वक जहां रहेगा वहीं पूरा आवेश को रख लेगा, ये आवेश सतह पर उठ करके नहीं चलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर तीव्रता का मान होगा, ठीक है, विभव का मान भी होगा, पर यहाँ पर विभव का मान नियत नहीं होगा बल्कि परिवर्तनशील होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, कूलॉम का नियम किसके लिए मान्य है, बिंदु आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए, गतिशील आवेश के लिए, सॉरी अमान्य कहा होगा, मान्य नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को देखिए, कूलॉम का नियम किसके लिए अमान्य है, मतलब मान्य नहीं है। तो बिंदु आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए, गतिशील आवेश के लिए, अचल माध्यम के लिए। तो बच्चों गतिशील आवेश के लिए ये जो है मान्य नहीं होता है। ठीक है, अगर आवेश चलना शुरू करेगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात रहेगी ही नहीं, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर गायब हो गया, अब वो गतिकी में आ गया तो अब विद्युत धारा में चला जाएगा, तो इसके लिए कूलॉम का नियम वैलिड नहीं होता है, यानी गतिशील आवेश के लिए जो कूलॉम का नियम है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी दो आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, दो आवेश है उनके बीच जो लगने वाला बल है वो किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों माध्यम के प्रकार पर, दूरी पर, दोनों पर, केवल आवेश पर। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों पर। माध्यम कैसा उस पर भी निर्भर करेगा, दूरी पर भी निर्भर करेगा, केवल आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी वाला। अगर ये कहता कि माध्यम के प्रकार, दूरी पर और आवेशों पर, तब जाके तीनों सही हो जाता है। तो इस ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती है बच्चों, आपको पता होगा कि धन आवेश से निकल करके और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो किसमें प्रवेश करती हैं, रीढ़ में। ठीक है, तो शुरू कहां से होती हैं, धन से, खत्म कहां पे होती हैं, रीढ़ वाले पर। याद करिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा तो आपका बच्चों इसके माध्यम से आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके इसमें आपको ये चीज समझाया जा रहा है कि धन से शुरू होकर किसमें खत्म होती है, ऋण वाले में खत्म होती है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बच्चों, धन वाला, और इसका अंतिम पॉइंट कौन सा होता है बच्चों, ऋण वाला। इसका मतलब शुरुआत कहां से होगी, धनात्मक आवेश से। बच्चों आप जो हर एक चैप्टर को पढ़ते रहिए और उसका जो है ऑब्जेक्टिव जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल ही रहा है, इसकी जो है आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करते हुए चलिए। चैनल पर पूरा आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल ही रहा है। बच्चों इस वीडियो को बनाने में, इस क्लास को कराने में, रिकॉर्डिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत एकदम सही डायरेक्शन में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, ताकि मेरे एक छोटे से प्रयास से किसी का बोर्ड एग्जाम में कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात होगी। चलिए क्या कहता है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनमें उनके कुल धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुल धारिता का क्या सेंस है कि तुल्य धारिता भी कहा जा सकता है।
आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। संधारित्रों को संयोजन की बात करते हैं तो एक आपका श्रेणी संयोजन होता है और एक कौन सा होता है, समांतर संयोजन होता है। तो मान लीजिए पहला C1 है जिसकी धारिता मतलब C1 और दूसरा कौन सा है बच्चों, C2 है। अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में सॉल्व करने का तरीका, तुल्य धारिता बराबर होता है 1/C1 प्लस कितना होगा 1/C2। बच्चों यहाँ से जो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, C1 प्लस यहाँ पे क्या होगा C2/C1 इंटू कितना होगा C2। तुल्य धारिता यानी कुल धारिता की जब बात किया जाएगा तो यहाँ से जो निकल करके आएगा वह C1 C2 बाई कितना होगा C1 प्लस C2, यानी दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल हो जाएगा। बच्चों यहाँ बताइए ये जो धारिता है इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, यहाँ पे भी संधारित्र है जिसकी धारिता क्या बच्चों C है। अगर इनको हम समांतर क्रम में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल हुआ है। तो दोनों का गुणनफल यानी C इंटू सी कितना होगा C² बाई यहाँ पे क्या होगा 2C, C से C क्या होगा कैंसिल, कितना हो गया बच्चों C/2। अब बताइए धारिता जो कुल धारिता है वो C से घट गया है कि बढ़ गया है, तो बच्चों घट गया। इसका मतलब क्या होगा कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल जो धारिता है वो क्या होती है, घट जाती है, यानी क्या होगा बच्चों घटेगी। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल धारिता जुड़ जाती है, सीधे सीधे जुड़ जाती है, तो कुल धारिता का मान क्या होगा बच्चों बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है कहता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किन परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। बच्चों अगर आप संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, देखिए ये आपका धारिता है C1, यहाँ पे धारिता कौन सा C2, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो आवेश होता है उसका मान समान होता है पर विभव का मान क्या होता है बच्चों अलग अलग होता है। और समांतर में इसका उल्टा होता है। जब समांतर की जब बात करते हैं तो समांतर क्रम में इस बात को ध्यान रखिएगा कि समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग होगा और विभव का मान क्या होगा बच्चों समान होगा। यहाँ पे श्रेणी क्रम में आवेश समान है, विभव क्या है अलग अलग है, और समांतर क्रम में आवेश अलग अलग है और विभव का मान क्या है बच्चों समान है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन किन परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम है, अधिक वोल्टेज चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, समान वोल्टेज चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अगर वोल्टेज अधिक चाहिए तब श्रेणी में जोड़ना होगा। अधिक वोल्टेज का क्या सेंस है कि सीधे सीधे जुड़ेगा। अगर यहाँ पे दोनों है तो कुल विभव का मान कितना होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। अगर आप इनको समांतर में जोड़िएगा तो समांतर में क्या होगा बच्चों, विभव का मान क्या होता है समान होता है। इस वजह से जो है अधिक वोल्टेज के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, अधिक वोल्टेज चाहिए तब के लिए श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 11, कहता है संधारित्रों का समांतर संयोजन का कुल वोल्टेज कैसा होता है। बच्चों बताया गया था कि अगर संधारित्र को श्रेणी क्रम में न जोड़ के अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए 3। इन सभी पर आवेश का मान तो अलग अलग होगा, आवेश का मान अलग अलग होगा, लेकिन विभव का मान क्या होगा बच्चों समान होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा समान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों ए वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किन परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा अधिक वोल्टेज के लिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 पे चलते हैं। कहता है कि एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान कितना होगा। बच्चों विद्युत ध्रुव पे क्वेश्चन आ गया -Q और यहाँ पे क्या होगा +Q। देखिए पिछले क्लास में भी इसका रिवीजन कराया गया था, यानी दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो मिल करके विद्युत ध्रुव को बनाते हैं। अब ये क्या है पूरा क्लोज सर्किट में है, पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, गॉसियन सरफेस से। तो पूछता प्लस का मान कितना होगा। तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्लस के लिए, गॉस के प्रमेय से कुल आवेश अंदर का बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस बंद आकृति में कुल आवेश कितना है, आवेश का गुण होता है, आवेश योगात्मक होते हैं। ठीक है, और चिन्ह के साथ यानी प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। चूंकि दोनों का परिमाण क्या है बच्चों समान है, तो जितना प्लस उतना क्या है माइनस है, तो कुल अंदर का आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अंदर कुल आवेश क्या हो गया 0, इसीलिए प्लस का मान क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये गॉस के प्रमेय से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये कहता कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, मान लीजिए +Q आवेश है, तो Q कितना हो जाता है एप्सिलॉन हो जाता। अगर कोई दूसरा कोई आवेश होता तो उसका ये होता। अगर एकांक आवेश पूछता कि कहता एक ऐसा आवेश है जिसका Q बराबर 1 है, तो उस केस में फाई बराबर कितना होता है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है 1/2।
एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को जितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में आपको करा दिया गया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 13 जो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको कराया हूं वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार कोई डाउट होता है या आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ और मुझे सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। बच्चों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक कुछ और बहुविकल्पी क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।